बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप फ्रांस का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसको कैसे अप्लाई करना है उस वाले से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़्रांस इमिग्रेशन की वेबसाइट पे आपने जो फॉर्म है उसको कैसे फ़िल करना है, वहाँ कैसे अकाउंट बनाना है, और उस फॉर्म को आप कैसे अपने साथ एम्बेसी में प्रेजेंट करेंगे। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है और अपनी पूरी डिटेल्स जो है वो उसमें फ़िल करनी है। इससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी CNIC ID कार्ड वगैरह जो है वो उसकी डिटेल होनी चाहिए। अगर आप फ्रांस में किसी के पास स्टे कर रहे हैं, मीन्स आपके पास स्पॉन्सर है, उससे रिलेटेड भी आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने किस एड्रेस पे क़याम करना है, आप टूरिस्ट हैं या आपके पास आपने किसी होटल में क़याम करना है, तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। और आपने कब ट्रैवल करना है उससे रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फ्रांस का अगर आप शेंजन वीज़ा लेते हैं तो पूरे 28 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप जर्मनी जा सकते हैं, लग्जमबर्ग जा सकते हैं, नीदरलैंड जा सकते हैं। तो इसमें टोटल 28 कंट्रीज़ हैं जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपने सिंगल एंट्री वीज़ा भी ले सकते हैं, मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस हवाले से अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और आप देखेंगे इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जो लोग भी फ्रांस जाना चाहते हैं वो ये वीडियो देखें तो उनको पूरी जो इसका तरीक़ाकार है वो समझ आ जाएगा। और बहुत से लोग जो ये देख के अप्लाई करते हैं कि किसी का फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया है तो शायद हमारा भी लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है। फ्रांस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं फ़्रेश हिस्ट्री के साथ, तो जो इंटरव्यूअर है वो आपको असेस कर लेगा और उसको समझ आ जाएगी कि इस बंदे को ट्रैवलिंग का इतना नॉलेज नहीं है, और इस बंदे ने डायरेक्ट ही ये अप्लाई किया है और इसके पास इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं कि जिनकी बेस पे मैं इसको वीज़ा दे सकूं। अगर कुछ लोगों के लग जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे आपका वहाँ पर कोई ब्लड रिलेटिव रहता है, या फिर आपके पेरेंट्स ने ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है और आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से कम है। इस केस में आपको बेनिफिट मिल सकता है। हमेशा अपने पहले डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने ट्रैवल का थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उसको बनाएं। उसके बाद जाके आप इन एम्बेसीज में वीज़ा अप्लाई करें। होता क्या है कि इन एम्बेसी से रिफ्यूज़ हो जाएं, शेंजन एम्बेसी से रिफ्यूज़ हो जाएं किसी भी शेंजन की कंट्री से, फिर आपके लिए शेंजन वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए जब तक आपके सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं हो जाते तब तक आप ये वीज़ा इतनी आसानी से नहीं ले सकते। अभी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसीजर कि आपने ये फॉर्म कैसे फ़िल करना है। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इस फॉर्म में बताने वाला हूँ। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाना है, और वहीं पे आपको फ्रांस इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी अवेलेबल है, और वहीं पे आपने VFS की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। हम पहुंच चुके हैं VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर। तो बेसिकली VFS जो है वो वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और इनका काम होता है जो एम्बेसी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से कलेक्ट करके एम्बेसी तक पहुँचाते हैं, और उसके हवाले से आपसे कुछ फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं। तो अभी हम चलते हैं, अगर हम इंडिया से अप्लाई करें, जैसे कि हमने बताया था कि इंडिया के जो लोग हैं वो VFS ग्लोबल की वेबसाइट से अप्लाई करेंगे। तो अभी मैं इसमें विकट एम फ्लाइंग फॉर इंडिया एंड गोइंग टू फ्रांस, और ये भी मुझे सीधा वेबसाइट पे ले जाएगा। तो इसमें ये बता रहा है कि आप इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि हम फ़िलहाल अप्लाई फॉर वीज़ा, तो यहाँ से हम स्टार्ट नो करेंगे। और जैसे ही हम स्टार्ट नो करेंगे तो ये हमें तकरीबन 7 स्टेप्स का ये पूरा प्रोसेस बताएगा। तो आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप वो जो हमें पता है जो हमारा शॉर्ट टाइम वीज़ा है, और इसके बाद हमें ये ऑप्शन दे रहा है बिगिन योर एप्लीकेशन। अभी हम जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो ये सीधा हमें फ्रांस वीज़ा की वेबसाइट पर ले जाएगा। ये हम पहुंच चुके हैं फ्रांस वीज़ा की वेबसाइट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट योर एप्लीकेशन। और अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन पाकिस्तान का भी पेज खुला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन ऑन आवर
ऑनलाइन पोर्टल का जो आ रहा है, तो आप जैसे ही इसको खोलेंगे ये भी आपको वहीं पे ले जाएगा। सो हम यहाँ से आगे चलते हैं और इस फॉर्म को फिल करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं असेस द वीज़ा एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये जितने भी आप देख रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन गाइडलाइन फ्रांस, मतलब फ्रांस इन द शेंजन एरिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीज़े के बारे से मिल सकती है। शॉर्ट टर्म वीज़ा वही होगा जो 90 डेज़ की वैलिडिटी से कम है। लॉन्ग स्टे वीज़ा जो होगा 90 डेज़ की वैलिडिटी से ज़्यादा होगा। लेकिन ये केस में आप सिंगल एंट्री भी डिमांड कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्री भी डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कमिंग टू फ्रांस फॉर टूरिज्म और प्राइवेट स्टे, और इसमें बिजनेस ट्रैवल भी आ सकता है। और इस तरह की अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करनी है तो उसके हवाले से डिटेल दी गई है। और योर अराइवल इन फ्रांस को जब आप खोलेंगे तो आप ये सारा कुछ बताएगा कि जब आप फ्रांस में आएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो अभी ये स्क्रीन पे देख रहे हैं सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। तो कौन से रिसोर्सेज आप यू मस्ट जस्टिफाई, तो ये इस तरह की सारी डिटेल आपको इन्होंने दी हुई हैं। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, यानी कि इसमें पूरी डिटेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और चेक योर ईमेल एड्रेस, ये आपने सारी डिटेल देनी है। क्रिएट एन अकाउंट पर जाएंगे तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक ऑप्शन, आपकी जो आपने ईमेल दी हुई है तो उस पर ईमेल आ जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह की दो ईमेलें आएंगी, एक फ्रेंच में होगी, दूसरी इंग्लिश में होगी। सो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक वैसे ही एक डमी सी ईमेल बनाई है। सो मैं इसको अभी करता हूँ कंप्लीट और ये लेके चलता हूँ मैं आपको। तो ये मैंने इसमें फिल किया हुआ है और इसको मैंने अकाउंट बनाया हुआ, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। तो जैसे ही हम फॉर्म पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट नेशनलिटी जो है वो मैंने इंडियन सेलेक्ट की। अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान लिखेंगे। और यहाँ पे डू यू जॉइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम एन EU कंट्री एक्सक्लूडिंग फ्रांस, तो हम यहाँ पर नो कर रहे हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन मैंने इंडिया सेलेक्ट की है और उसके बाद सिटी ऑफ सबमिशन अहमदाबाद सेलेक्ट किया। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान आएगा, लेकिन जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इस्लामाबाद ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सिटी ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है फ्रॉम इंडिया, तकरीबन 15 सेंटर्स हैं यहाँ पर। तो आप कोई भी जो आपको सेंटर लगता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वीज़ा टाइप रिक्वायर्ड शॉर्ट टर्म का हो जाएगा, और अगर आप मैक्सिमम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म स्टे वाला अबाउ 90 डेज़ का होगा। फिर इसी तरह मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे हमारी फ्रांस है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद इशूइंग, आपके पास जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है उसको वो लिखना है आपने, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है या जो भी आपके पास पासपोर्ट है आपने वो डिटेल देनी है। इसके बाद आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, जो आपके पासपोर्ट का नंबर आपने वो लिखा है, डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट आपने मेंशन करनी है। इसके बाद आपने अपने प्लान के हवाले से बताना है कि आप टूरिज्म पे जा रहे हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, फैमिली, प्राइवेट विजिट या मेडिकल रीज़न, जो भी वट एवर आपकी रीज़न है आपने वो मेंशन करनी है। और जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आगे ये टूरिज्म प्राइवेट विजिट आ जाएगा। इसके बाद आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट, मतलब ये है कि आप कब पहुँचेंगे और कौन सा होटल होगा, अपने इस टाइप की डिटेल्स वगैरह जो है वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपने इंटर कर देनी है। और कितने दिन का स्टे होगा तो वो आपने सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी ही करके रखनी है। या होटल बुकिंग वगैरह, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, होटल बुकिंग वगैरह जो है वो करके रखें, वो डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दें। अगर आप किसी के पास रहेंगे तो उसके मुताबिक आप डिटेल्स यहाँ पर डाल दें। सो अभी मैंने इसमें डिटेल्स डाल दी हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, यू नीड, ये आपको बताएगा कि यू नीड अ वीज़ा, आपको ये वीज़ा चाहिए। अगर आप इन कैटेगरीज के अलावा हैं तो आपको वीज़ा चाहिए होगा। तो अभी हम यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, अपना जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है उसको एहतियात से भरिएगा। अगर आप ठीक नहीं कर रहे तो ये आपसे पूछेगा कि आपका ये डॉक्यूमेंट नंबर है ये ठीक है या नहीं। तो मैंने ये एक फ़र्ज़ी सा नंबर डाला है तो इसलिए मैं इसको यस कर देता हूँ। और फिर आप आगे चले जाएंगे। इसमें जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, मतलब फीमेल है मेल है, वो आप इधर लिखेंगे। और मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या बस जो भी है वो आपने यहाँ पर, सिंगल है तो सिंगल लिख देंगे, जो भी आपका स्टेटस है वो आप लिख देंगे। तो अब इसी तरह मैंने आगे इंफॉर्मेशन कुछ डाली हुई है, जैसे लास्ट नेम और लास्ट नेम एट बर्थ। अगर नेम चेंज है तो यहाँ पर आप वो नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट नेम, ऑब्लिगेटरी फर्स्ट नेम जो भी है आपका वो आप मेंशन करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो लिखेंगे, टेरिटरी जो है आपकी इंडिया ये जो भी है आपने वो लिखनी है। करंट नेशनलिटी ये ऑटोमेटिकली इंडियन ही उठाएगा अगर आपने इंडिया पहले ही फॉर्म में भरा हुआ है। तो उसके बाद आपने अपना नेशनल आइडेंटिटी नंबर भी बताना है, और जो भी आपकी नेशनलिटी वो आपने बतानी है। कोई भी नेशनलिटी, मतलब इस इंडिया के अलावा कोई भी नेशनलिटी आपने वो बतानी है, ठीक है। और अगर आपकी है तो आपने वो नेशनलिटी बतानी है। इसके अलावा आपका एड्रेस जो है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका एड्रेस हो जाएगा, पासपोर्ट और सिटी, और इसी तरह फिर आपका कंट्री और आपका टेलीफोन नंबर, फिर आपका ईमेल एड्रेस आएगा,
ठीक है। और इसके बाद डिटेल्स ऑफ योर, डू यू लिव इन एनी कंट्री अदर दैन कंट्री ऑफ योर करंट नेशनलिटी, अगर आप रह रहे हैं तो आपने वो पूरी डिटेल देनी है, जैसे रेजिडेंट परमानेंट एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ इशू। अगर नहीं रह रहे तो यहाँ से आपने सिंपली नो कर देना है। तो इसके बाद आपकी योर फैमिली, आर यू ज्वाइनिंग और ट्रैवलिंग विद फ्रेंच नेशनल फैमिली मेम्बर, क्या आप उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेंच फैमिली मेम्बर के साथ। अगर उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। और फैमिली रिलेशनशिप नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब या नेशनलिटी आइडेंटिटी नंबर, ये उनका जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं या जिनको आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अगर नहीं कर रहे तो यहाँ से आप सिंपली नो कर देंगे। और इसी तरह डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम EU कंट्री एक्सक्लूडिंग फ्रांस एंड द EE and the Swiss Confederation, or a family member who is a UK national beneficiary of the withdrawal agreement। ठीक है। अगर इनमें से कोई कैटेगरी अगर इनमें से कोई है तो आप उसमें सिंपली ये पूरी डिटेल उनकी फिल करेंगे, और अगर नहीं है तो सिंपल नो कर देंगे। जैसे ही आप योर जॉब पे जाएंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे डिटेल मांगेगा। तो अभी मैं इसमें एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आपका जो भी कैटेगरी है, पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी आपने वो मेंशन करनी है। और उसके बाद सेक्टर जो भी आपका मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो भी है, ये सारा फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का नाम जो भी है वो आप लिख देंगे। जैसे आप इसमें जो भी आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, टाटा ग्रुप का लिख देता हूँ मैं इसमें। और इसी तरह एड्रेस वगैरह जो भी उनका है वो आप लिख देंगे। और पोस्ट कोड फिर अगेन शहर का जो भी आपका है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अहमदाबाद ही डाल देता हूँ। तो इसी तरह फिर आप कंट्री जो है वो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, और अपने एम्प्लॉयर का बताएंगे। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर है वो डाल देना आपने। और फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस जो भी है वो डाल देना। यहाँ पर एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस डालना है, ये मैं वैसे ही आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इसको फिल कर रहा हूँ, यहाँ से करता हूँ मैं इसको सेव। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि हैव यू रिसीव्ड अ शेंजन वीज़ा विद इन द लास्ट 5 ईयर। कोई वीज़ा आपने 5 ईयर्स में लिया हुआ है तो आपने यस करना है, और उसकी डिटेल देनी है, कब से कब तक वैलिड। अगर नहीं है तो आपने सिंपल इसको नो कर देना। और अगर आपने फिंगरप्रिंट प्रीवियसली दिए हुए हैं तो किसी भी शेंजन वीज़े की एप्लीकेशन के लिए, तो वो आपने इनको बतानी है कब आपकी डेट ऑफ फिंगरप्रिंट थी, और नंबर ऑफ लास्ट बायोमेट्रिक वीज़ा जो था, जो आपको वीज़ा मिला था, तो आपने उसकी डिटेल वगैरह आपने देनी है। तो यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और फिर नेक्स्ट पे चले जाते हैं। इसके बाद ये आपसे आपके स्टे के मतलब कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ डेट ऑफ प्लान और अराइवल, ये उसी हिसाब से होनी चाहिए जो आप इनको होटल बुकिंग के मतलब बता रहे हैं। तो होटल बुकिंग भी वही होनी चाहिए जो कैंसिल ना हो। मीन्स ये कि अगर आपने रिजर्वेशन भी करवाई हुई है तो वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब तक आपके केस का रिजल्ट नहीं आता तो उस टाइम तक ये इसको वैलिड ही रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेट वगैरह मैंने डाल दी है कि कब से कब तक मैं यहाँ पर रहूँगा, मतलब कितने दिन का स्टे है, प्लान ड्यूरेशन स्टे इन नंबर ऑफ डेज, तकरीबन 8 दिन का स्टे बनता है। और नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, अगर मैं इधर सिंगल एंट्री मांग रहा हूँ तो 1 एंट्री, और अगर मल्टीपल एंट्रीज मांग रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ 1। ठीक है, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ स्टेज प्लान इन फ्रांस, अगर मैंने एक ही दफ़ा जाना है तो अगर तो मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर तो आप 2 3 जितने भी आपने, अगर आपके पास मल्टीपल है, अदरवाइज 1 ही डालेंगे आप। ठीक है। और इसी तरह अदर योर प्लान्स फॉर स्टेइंग, तो इसमें आप जो भी जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं तो आपने वो मेंशन कर देनी है। यहाँ पर बिजनेस भी है, फैमिली, प्राइवेट, मेडिकल रीजन, ऑफिशियल विजिट, स्टडी, टूरिज्म, जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद आपने इसको करना है सेव, और सेव करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप पूछेगा पोस्ट पर्सन के बारे में, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा जो आपको इनवाइट ही कर रहा है, तो आपने पूरी उसकी डिटेल डालनी है। अगर वो नहीं है तो फिर आपने किसी कंपनी की तरफ से, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से जो आपको अकोमोडेट करेगी, आपने उसकी डिटेल डालनी है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने अपने, अगर आप टूरिज्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ आपने नेम ऑफ द होटल, फिर उसके बाद आपने एड्रेस वगैरह डालना, और उसके बाद आपने पोस्ट कोड और सिटी, और फिर आपने ऑटोमेटिकली ये फ्रांस उठा लेगा। आपने टेलीफोन नंबर जिसके पास आप रह रहे हैं या होटल है, आपने उसका टेलीफोन नंबर डालना, और उससे रिलेटेड उसकी ईमेल एड्रेस भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ये ईमेल एड्रेस जो है वो होटल का होना चाहिए, या जिसके पास आप स्टे कर रहे हैं, जिनके पास आपने जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वहाँ बुलाने के लिए आपने उनका ईमेल एड्रेस बताना है जहाँ पर आप स्टे करेंगे। तो उसके बाद फंडिंग ऑफ द ट्रैवल कॉस्ट, अगर आप खुद बियर कर रहे हैं
तो उसमें कौन-कौन सी आपके पास हैं, आपने वो सारी सिलेक्ट कर दी हैं। जैसे आपके पास प्रीपेड अकोमोडेशन होटल बुकिंग आपने कराई हुई है, तो वो आप ऑलरेडी अगर ट्रैवल कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रीपेड अगर आपने कोई ऑलरेडी ऑनलाइन कोई टिकट्स वगैरह जैसे रेलवेज़ की या कोई बस वगैरह बुक की है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड आप टिक कर सकते हैं, कैश टिक कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैवलर चेक है तो वो भी बता सकते हैं। बाई अनदर गारंटर मतलब ये है कि फंड ऑफ ट्रैवल कॉस्ट अगर आपको कोई और आपको फंड कर रहा है तो आप उनकी डिटेल डालेंगे ये सारी कि आपके स्पेसिफाई विच कि किस तरह की वो आपको आपका स्पॉन्सर आपको किस तरह की हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, सारी आपने डिटेल यहाँ पर डालनी है। ये करने के बाद आपने इसको सेव कर देना। नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको ले जाएगा योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट योर एप्लीकेशन। ये सारी डिटेल जो है ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो आपने एम्बेसी में प्रोवाइड करना है। इसमें आप देख सकते हैं योर पासपोर्ट और एनी अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड फोटो ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो ये सारी अगर आपने कोई किसी और लैंग्वेज में तो या तो उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट कराएं या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल पर्पस ऑफ ट्रैवल स्टे आपने मतलब ये है कि आपने रिजर्वेशन अटैच ट्रैवल अटनरी ट्रैवल प्लान वगैरह आपने देना है। ठीक है, और इसी तरह आपने अपनी सिचुएशन अपने प्रूफ ऑफ फंड्स बताने की 3 लास्ट जो है वो सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान से अप्लाई करें तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपने अपनी ITR जो है वो प्रोवाइड करनी है। और इसी तरह ये सारी डिटेल्स जो हैं अगर आप एज ए बिजनेसमैन अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और अकोमोडेशन के लिए आपको कोई होटल बुकिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसी तरह ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको करवानी पड़ेगी। तकरीबन 30,000 यूरो और $50,000 जो है वो कवर करती है। सिर्फ इसमें एक चीज़ चेंज होगी कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं। और अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने VFS ग्लोबल में जाके ये चीज़ें जो हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और अपने अपॉइंटमेंट फॉर्म के साथ VFS ग्लोबल के ऑफिस में सबमिट करवानी है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और आपने इसको आई डिक्लेयर वाले ऑप्शन को आपने टिक करना है और फिर कंटिन्यू कर देना। तो ये आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे इसको। और ये करने के बाद आपने करना ये है कि अगर आप तो फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड एन एप्लीकेशन जो है वो आप फिल करेंगे। ऐड एन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और उनकी भी एप्लीकेशन इसी तरह ही फिल कर लेंगे। सो ये करने के बाद आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए ये प्रोवाइड करना है। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगेन VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप बुक एन अपॉइंटमेंट करेंगे। और बुक एन अपॉइंटमेंट के लिए आपको ये व्यू मोड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन को खोलेंगे और जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपने करना ये है कि इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड द फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये उसके लिए आपने तो ऑलरेडी फिल कर लिया तो हम ये सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास नेपाल का ऑप्शन भी दे रहा और इंडिया का ऑप्शन भी दे रहा है। सो हम इसको बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ इन इंडिया हम जैसे ही इसको करेंगे तो अगर तो आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने वो एंटर करना है। अगर नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ पर नया अकाउंट बना लें। इसमें जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ तो उसमें साइन इन करता हूँ। जैसे मैं साइन इन करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा स्टार्ट न्यू बुकिंग पर। ठीक है, तो मैं इसमें डिटेल्स वगैरह डालूंगा। आप देख सकते हैं तकरीबन 15 सेंटर्स इसमें ये शो कर रहा है कि आप इंडिया में 15 VFS ग्लोबल के सेंटर हैं जो फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन को ट्रीट करते हैं। ये सारे इसमें नाम के साथ अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से जैसे हमने एप्लीकेशन में फिल किया तो हम यहाँ से जो भी आपको ईजी लगे आपने वो सेलेक्ट कर लेना है और चूज़ योर कैटेगरी टाइप। यहाँ पर स्टूडेंट, कैंपस फ्रांस और डिफ़ॉल्ट फ्रांस इंडिया। तो आप ये वाला ऑप्शन अगर आप टूरिज्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बिज़नेस के लिए या जो भी किसी और कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी सब कैटेगरीज में ये फर्दर कैटेगरीज जो हैं वो आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे टूरिज्म को सिलेक्ट करते हैं, टूरिस्ट। तो अभी हम यहाँ पे इसको टूरिस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट है वो 16 जनवरी 2023 की है। कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमसे हमारी डिटेल्स फर्दर मांगेगा। सो आपने करना ये है कि अपनी डिटेल्स वगैरह जो फ्रांस वीज़ा रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म के ऊपर नंबर है वो आपने डालना है और इसमें सारी बाकी आपने अपनी डिटेल्स डालनी है।
और अपने पासपोर्ट नंबर और आपने उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी है और जो भी आपका इसके बाद आपने इसको यहाँ से सेव करना है और फिर आप बुक एन अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि पिछले उसमें आ रहा था कि 16 जनवरी की इसमें अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, तो स्लॉट को आप टाइम के हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद सर्विसेज में आप देखेंगे प्रीमियम सर्विसेज या जिस तरह की सर्विसेज आप लेना चाह रहे हैं। कोई सर्विस नहीं लेना चाह रहे तो उसके कोई फीस नहीं है। अगर आप प्रीमियम सर्विस टाइप की चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो आपको वो सर्विस लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप ये 5th नंबर पे देख रहे हैं ट्रैवल असिस्टेंस इंश्योरेंस, एंड अगर आप इंश्योरेंस वगैरह कोई करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी इनसे सर्विस ले सकते हैं। फिर आप अपने इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे और इसकी फ़ीस जमा करवा के आप इसको सबमिट करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी फ़ीस जो है वो VFS ग्लोबल जो है वो अपने सर्विस चार्जेस जो है वो आपको चार्ज करता है। PIA से अगर आप इसको जमा करवा रहे हैं तकरीबन 32.20 VFS ग्लोबल जो है वो आपको फॉर एप्लीकेंट चार्ज करेगा, जो कि तकरीबन 2842 इंडियन रुपीज़ बनते हैं। और अगर आप कोई एडिशनल ऑप्शनल सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये करने के बाद आप देखेंगे प्रीमियम लॉन्च की इन्होंने प्राइम टाइम और कोरियर और जो भी आप सर्विस लेना चाहते हैं सारी ही सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो तो ये करने के बाद आपने इनकी फ़ीस वगैरह पे करनी है और अपॉइंटमेंट स्लॉट ले लेनी है। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे और वहाँ आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपॉइंटमेंट फॉर्म और दीगर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो सारे लेके जाएंगे और VFS ग्लोबल के ऑफिस में जमा करवा देंगे और तकरीबन 10 to 15 वर्किंग डेज़ में आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा। और अगर आप ट्रैक एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से एप्लीकेशन भी अपनी ट्रैक कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्वेश्चन के लिए आपको कॉल भी आ सकती है और आपको ईमेल भी कर दी जाएगी, तो इनके बताए हुए दिन पे आप जाके अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारा था इसका प्रोसीजर, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।